नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, या हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं लीक से हटकर सोचना या गैर परंपरागत तरीके से सोचना। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग दोस्तों, अपने बोहर्स मॉडल वाले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं एक कहानी शेयर करूंगा जो बहुत इंस्पायरिंग होगी, बहुत प्रेरणादायक होगी। और दोस्तों, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस दुनिया में जो जो लोग भी कुछ महान काम किए हैं सभ्यता के विकास में, मानवता की सेवा में, मानवता के उत्थान में, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, चाहे वो विज्ञान तकनीक की दुनिया में हो, राजनीति की दुनिया में हो, सोशल सर्विस की फील्ड में हो, अर्थशास्त्र की दुनिया में हो, स्पोर्ट्स की दुनिया में हो, या एक्टिविज्म की दुनिया में हो, चाहे ढेर सारे फील्ड हो सकते हैं, एग्रीकल्चर की दुनिया में हो, उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, लीक से हटकर सोचना। लीक से हटकर सोचना या गैर परंपरागत तरीके से सोचना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मनोविज्ञान की कोई बहुत जटिल थ्योरी या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं बहुत एक साधारण सी एक स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगा जो अपनी इसी सोच के दम पर, इसी आदत के चलते बहुत बड़ा नाम कमाया और विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दे करके गया। तो और ये केवल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, ये हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो। जब भी आपके सामने एक सिचुएशन आती है या कोई सवाल आता है, कोई समस्या आती है, तो आप कितने तरीके से उसको देख सकते हैं, कितना एनालिसिस कर सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। और मेरा अनुरोध है अभिभावकों से भी कि वो भी इस चीज़ को समझें। और इसमें जो लोग 12वीं तक पढ़े हैं वो तो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं वो जरूर इससे प्रेरणा ले सकते हैं। और मैं बहुत सिंप्लीफाई करके इसको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो आपके लिए, अगर आप इससे प्रेरणा ले सके तो। धन्यवाद। आइए मैं अब शुरू करता हूं उस कहानी को। तो दोस्तों, ये कहानी है यूरोप के देश डेनमार्क की। डेनमार्क में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम हुई, साइंस की या फिजिक्स की। उसमें एक सवाल था जो एक स्टूडेंट से पूछा गया था और उसने उसका कुछ जवाब दिया था। और परीक्षक ने, जो एग्जामिनर था, उसने उसको 0 नंबर दिए थे, यानी कि उस एग्जाम में फेल कर गया था। लेकिन स्टूडेंट का क्लेम था कि उसका जवाब परफेक्ट है, एकदम सही है, उसे पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो सवाल क्या था। दोस्तों, ये सवाल था कि एक बैरोमीटर की सहायता से एक ऊंची बिल्डिंग की हाइट कैसे नाप सकते हैं। तो दोस्तों, बैरोमीटर मैं बता देता हूँ, जो लोग भी स्कूल कॉलेज के थोड़ा सा याद करेंगे उन दिनों को। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव नापने का एक यंत्र होता है। इसमें एक बर्तन होता है, उसमें पारा भरा रहता है या मरकरी भरी रहती है, और एक ट्यूब में मरकरी भर करके 1 मीटर लंबी इसको उलट देते हैं, तो पारा एक हाइट पर आके रुक जाता है और इससे वायुमंडलीय दाब का पता लगाते हैं। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझें कि बैरोमीटर की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। तो सवाल मैं लिख देता हूं। सवाल ये था उस एग्जामिनेशन में कि हाउ टू measure the height
ऑफ ए स्काई स्क्रैपर टावर बिल्डिंग with the aid or help of a बैरोमीटर। मतलब एक बैरोमीटर की सहायता से एक ऊंची बिल्डिंग की हाइट आप कैसे नापेंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट ने एक जवाब दिया था, आइए उस जवाब को जानते हैं। उसने जवाब ये दिया था कि उसने ये कहा था कि बैरोमीटर को मैं एक रस्सी से बांधूंगा और मैं बिल्डिंग की छत पे चला जाऊंगा। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, ये उसकी छत है। इस छत पे आ जाऊंगा और उस रस्सी में बैरोमीटर बांध के रस्सी के सिरे में ऐसे लटका दूंगा और जब बैरोमीटर जमीन को टच करने लगेगा वहां पे मैं रुक जाऊंगा और क्या करूंगा मैं, अब जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी इसको खींच करके इस रस्सी को नाप लूंगा और बैरोमीटर की लंबाई भी हमको पता है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी ये रस्सी की लंबाई प्लस बैरोमीटर की लंबाई, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी। उसने ये कहा था कि इस तरह से हम बिल्डिंग की लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने इस सवाल पे 0 नंबर इसलिए दिए थे कि इस जवाब से उसका कहना था कोई बहुत ही नोटिसेबल फिजिक्स का नॉलेज तो शो हो नहीं रहा है, इसलिए इस जवाब पे नंबर नहीं दिया जा सकता। लेकिन स्टूडेंट का क्लेम था कि नहीं मेरा जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों इस समस्या को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक आर्बिटर या मध्यस्थ नियुक्त किया जो इस समस्या को देखे, सुलझाया कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। तो दोस्तों उस मध्यस्थ और एग्जामिनर ने ये डिसाइड किया कि भाई स्टूडेंट को एक और मौका देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट अगर ओरल आंसर मौखिक रूप से आ करके और एक दूसरा जवाब कोई दे सकता है जिससे हम संतुष्ट हो पाए तो हम उसको पूरा क्रेडिट दे देंगे और वो कोर्स में पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट से कहा गया कि भाई तुम आओ, एक डिफाइंड टाइम बताया गया। तो उस स्टूडेंट को उन्होंने 6 मिनट का टाइम दिया। अब स्टूडेंट इसको सोचने लगा, 4-5 मिनट बीत गए, उसे माथे बहुत सिकन भी आ गई, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस पर जो मध्यस्थ था उसने कहा कि भाई वुड यू लाइक टू गिव अप, क्या तुम बता नहीं पाओगे तो इसमें फिर आगे चला जाए। तो स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, मेरे पास एक नहीं से बहुत सारे, इतने सारे जवाब हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं पहला जवाब कौन सा दूँ। तो इस पर बहुत आश्चर्यचकित हो गए वो लोग कि भाई एक सवाल के इतने सारे जवाब कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एक जवाब बताओ। तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि मैं बिल्डिंग की छत पे जाऊंगा, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, बिल्डिंग की छत पे जाऊंगा और यहाँ मैं एक स्टॉप वॉच लूंगा और यहाँ से बैरोमीटर को मैं ड्रॉप कर दूंगा, बैरोमीटर की छत से गिरा दूंगा और जब ग्राउंड पर गिरेगा उस टाइम का टाइम मैं नोट कर लूंगा, कितने टाइम में वो बैरोमीटर गिर रहा है। और मैं जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है सिंपली मैं उसको लगाऊंगा, जो सेकंड इक्वेशन है h = 0.5 gt², h = ½ gt², जिसमें g तो हमको पता ही रहता है कांस्टेंट है और टाइम हमने स्टॉप वॉच से गिरने का नाप लिया है। तो इस तरह से हम बिल्डिंग की हाइट निकल। लेकिन उसने ये कहा कि बैरोमीटर के लिए बड़ी खराब बात होगी, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि हाँ, ये मध्यस्थ भी इस पर रेडी था कि नहीं ये जवाब तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वो लोग ये जानना चाहते थे भाई तुम इतने कंफ्यूज थे, तुम्हारे पास बहुत सारे जवाब है, तो और जवाब क्या है, ये लोग ये वो भी हम जानना चाहेंगे। तो उसने कहा कि हाँ सर, एक दूसरा जवाब भी है मेरे पास। उसने ये कहा कि
एक सन्नी डे में जब धूप खिली हो, मैं बिल्डिंग के आगे जाऊंगा। सपोज ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और इसके सामने मैं बैरोमीटर को ऐसे खड़ा कर दूंगा। ये बैरोमीटर को मैंने खड़ा कर दिया, ये बैरोमीटर है। तो यहाँ बैरोमीटर की एक परछाई बन रही होगी। सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ परछाई बन रही होगी इसकी, ये परछाई बनी। सपोज इसकी लेंथ है L1। इस परछाई को तो जमीन पे नाप सकते हैं। और ये बैरोमीटर की लंबाई मान लीजिए है L2। उस तरह बिल्डिंग की भी एक परछाई बन रही होगी। ऐसे मान लीजिए यहाँ जमीन पर कहीं आके परछाई बन रही होगी। तो ये जो बिल्डिंग की परछाई बन रही है उसकी लेंथ मान लीजिए L3 है, और इसको मान लीजिए L4 है। ये जो बिल्डिंग की हाइट है। फिर उसने कहा कि यहाँ पे मैं एक सिंपल अरिथमेटिक लगा करके इनकी जो है सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, और इसमें मैं सिंपली एक प्रोपोर्शन का रूल लगा के L1/L2 इक्वल टू L3/L4। जहाँ L4 हमको नहीं पता है, बिल्डिंग की हाइट है, तो यहाँ से हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो उसने कहा इस तरह से मैथ्स का यूज कर लेंगे। लेकिन इस जवाब से भी काफ़ी लोग खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर स्टूडेंट रुका नहीं। स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर और एक दूसरा तरीका है जिससे मैं बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता हूँ, जिसमें प्रॉपर फिजिक्स यूज हो रही है। उसने कहा कि मैं एक बहुत लंबी रस्सी लूंगा, बहुत लॉन्ग रोप एक लूंगा, उससे बैरोमीटर को अटैच कर दूंगा, और मैं ये बिल्डिंग की छत पे खड़ा हो जाऊंगा, और यहां से मैं रस्सी को लटका दूंगा ऐसे, जिसमें बैरोमीटर लास्ट में बंधा होगा, और इसको मैं यहां से स्विंग करा के सिंपल हार्मोनिक मोशन कराऊंगा। यहाँ मैं सरल रोलर की तरह, ये उसके बॉब की तरह मैं यूज करूंगा। जैसे आप घड़ी वगैरह में देखते होंगे पेंडुलम चलता है, वैसे मैं पेंडुलम की तरह इसको यूज करूंगा, इस सिस्टम को। और दोस्तों यहाँ फॉर्मूला होता है, और यहाँ से टाइम पीरियड में निकाल लूंगा घड़ी से। जब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आ गया, जब एक ऑसिलेशन पूरा हुआ तो उस टी को, मतलब टाइम पीरियड से हम T = 2π√L/G, ये फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए। तो यहाँ हम टाइम पीरियड यहाँ से पता कर लेंगे घड़ी से, और यहाँ से L पता हो जाएगा, तो ये L बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट कहा कि सर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और प्रिसाइजली हम बिल्डिंग की हाइट को नापें, और एक सोफिस्टिकेटेड मेथड, तो हम दो काम कर सकते हैं। दोस्तों ये चौथा जवाब उसका था। वो कहा कि मैं जो बैरोमीटर है उसको एक पेंडुलम की तरह यूज करूंगा, पहले ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे, यहाँ एक टाइम पीरियड T1 आएगा, फिर मैं उसी सेटअप को फिर छत पे ले जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं टाइम पीरियड T2 निकालूंगा, और इस टाइम पीरियड से दोस्तों उसने ये कहा कि मैं G की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो फार्मूला अभी मैंने लिखा था T = 2π√L/G, तो इसमें वो बोला कि हम G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि L ये लेंथ होगी, ये जो जिस धागे से वो लटकाया हुआ है। तो यहाँ से हम G की वैल्यू एक बार ग्राउंड पे पता कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों को पता है कि G की वैल्यू हाइट के साथ, जब अर्थ के सेंटर से हाइट बढ़ती जाती है, जैसे अगर आप चांद पे जाएंगे तो वहाँ G की वैल्यू G/6 है, जो अर्थ पे G की वैल्यू उसे उसका 6वां भाग होता है। तो इस तरह से उसने कहा कि अगर यहाँ हमने G निकाला है और यहाँ मान लीजिए G' है, G',
तो एक फॉर्मूला होता है चेंज का, ये फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है, बस ये आप समझिए कि जो जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है उससे हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। जी डैश इज इक्वल टू या जी प्राइम इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, आर का होल स्क्वायर। यहां से हम जो है बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो ये पांचवा मेथड हो गया। अब स्टूडेंट ने कहा कि इसके अलावा एक और मेथड है, और उसके सारे जवाब सुन करके काफी लोग आनंद में थे, जितने मध्यस्थ थे और एग्जामिनर थे। उसने कहा अगला सवाल कि जैसे दोस्तों हम लोग इससे बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे या कोई खेल खेलते थे, कुछ जमीन कुछ नापना होता था तो हम ऐसे नापते थे, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, या बित्ता से नापते थे, जो पंजा सा 1 बित्ता 2 बित्ता ऐसे नापते थे। तो अगला जवाब स्टूडेंट ने कुछ इसी टाइप का दिया। उसने बोला कि मैं एक काम करूंगा, मैं लिफ्ट की वजह सीढ़ी से जाऊंगा और जो दीवार होगी उसको मैं बैरोमीटर से मार्क करता जाऊंगा, 1 बैरोमीटर, 2 बैरोमीटर, 3 बैरोमीटर, 4 बैरोमीटर, 5 बैरोमीटर। इस तरह से उसने कहा कि मैं बैरोमीटर यूनिट में बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूं। सपोज 175 बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर की यूनिट में बोला कि इससे हम बैरोमीटर की सहायता से, आपने पूछा है तो हम बैरोमीटर यूनिट में हाइट बता सकते हैं। तो इस जवाब से तो काफी लोग खुश हुए और काफी लोग एंजॉय भी कर रहे थे, मतलब कितने जीनियस स्टूडेंट हैं। फिर उसने कहा कि इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है। उसने कहा कि आप एक दिन जाइए, जो बेसमेंट है, बेसमेंट में हमेशा सुपरिटेंडेंट का या जैनिटर का ऑफिस होता है या केयर टेकर बिल्डिंग का, वहाँ एक दिन जाइए, आप डोर नॉक कीजिए और जब वो निकल के बाहर आए तो बोलिए कि सर मेरे पास एक बहुत ही सुंदर एक नया बैरोमीटर है, अगर आप इस बिल्डिंग का हाइट मुझे बता देंगे तो मैं आपको बैरोमीटर एज ए गिफ्ट दे दूंगा। तो इस जवाब पे तो काफ़ी लोग काफ़ी ठहाका भी लगाए। तो उसने कहा कि भाई ये भी हमने बैरोमीटर का इस्तेमाल कर लिया। तो सारे जवाब बहुत कन्विंसिंग थे और बहुत लोगों को आनंद भी आया। लेकिन इस दौरान जो मध्यस्थ था या जो एग्जामिनर था, उन्होंने कहा कि हम लोग जानते हैं शायद कि तुम वो चीज़ नहीं बता रहे हो जो हम जानना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। तो उस स्टूडेंट ने कहा हाँ सर, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोग मेरे से क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा जवाब जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने बताया कि आप लोग यही जानना चाहते हैं कि एक बार मैं बैरोमीटर की सहायता से प्रेशर जमीन पे नाप लूंगा और एक बार छत पे नाप लूंगा, और जो प्रेशर का डिफरेंस है P1 माइनस P2 डेल्टा P इज इक्वल टू HdG, जहां D है डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी। और ये काफ़ी कन्वेंशनल मतलब ये तरीका है। तो लेकिन स्टूडेंट ने कहा कि सर अक्सर हम लोग कहा जाता है कि हम लोग कुछ नया तरीका सोचे, लेकिन जब भी मैं स्कूल कॉलेजों में जो भी चैप्टर पढ़ता हूँ तो हमेशा वही घिसे पीटे तरीके, वही जो सालों से यूज आ रहे हैं वही हम लोग को पढ़ाया जाता है, हम लोग उसी तरह से करते हैं। लेकिन मैं एक आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना चाहता था और इसीलिए मैं इतने तरीके सोच पाया। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो स्टूडेंट दोस्तों और कोई नहीं, महान वैज्ञानिक नील्स बोर थे, जिन्होंने 1913 में उनका जो है एटॉमिक मॉडल आया क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हुए। 1922 में उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भी उनके बहुत सारे योगदान रहे हैं फिजिक्स की दुनिया में। तो ये उनकी आदत में था, ऐसा माना जाता है कि हमेशा वो कोई भी सिचुएशन आती थी तो कई तरीके से बहुत सारे सोल्यूशन उसकी खोज निकालते थे। तो ये नील्स बोर की कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इससे काफ़ी प्रेरणा लेंगे
और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों में कॉलेजों में, उनको ज़रूर इस बात को विचार करना चाहिए। और हमारी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन तो आती ही रहती है, तो इस तरह की फैकल्टी, इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी अगर हम लोग डेवलप कर पाएँ तो हम लोग ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाएंगे और एक बहुत अच्छा एसेट होगा। थैंक यू वेरी मच।